हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ECS पाई कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको साइंस बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाते हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सप्रेशन फॉर इको को डिस्कस किया था, जहां पे हमने इको के लिए एक्सप्रेशन को एक तरीके से डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट अब हम नेचुरल वाइब्रेशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि नेचुरल वाइब्रेशंस और फोर्स वाइब्रेशंस होती क्या है। So students, if a body vibrates with its natural frequency without the help of any external periodic force, it is said to be natural vibration. इसका मतलब क्या है? देखिए गाइस, इसका मतलब क्या है? अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, जैसे अगर ये पेंसिल है, ये पेंसिल भी अपने आप में हल्की हल्की वाइब्रेट कर रही होगी, पर ये वाइब्रेट कर रही है अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी में। हमारी अर्थ में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती हैं। उन्हीं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को जो फोर्स्ड नहीं होती, जो नेचुरली प्रोड्यूस करती है कोई भी थिंग या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसे हम बोलते हैं उसकी नेचुरल वाइब्रेशंस। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ ट्यूनिंग फोर्क इज स्टक अगेंस्ट a hard rubber pad, it vibrates with a natural frequency. So students, जैसे कि एक ट्यूनिंग फोर्क, ये एक ट्यूनिंग फोर्क होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। इसको अगर हम हल्का सा भी स्टक करेंगे एक हार्ड रबर पैड पे, या हार्ड रबर पैड पे हल्का सा भी मारेंगे, तो ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। उसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को नेचुरल वाइब्रेशन कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। नाउ विल स्टडी अबाउट फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस क्या होती हैं? देखिए गाइस, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके बोर्ड की इस तैयारी में। आगे बढ़ते हैं गाइस। When a body vibrates under the influence of an external periodic force with a frequency equal to that of external periodic force, its vibrations are called forced vibrations. इसका मतलब क्या है गाइस? अगर एक बॉडी है जो वाइब्रेट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब है कि अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी को प्रोवाइड करूंगा और वो बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी, जैसे यहाँ पे मैंने इस पेंसिल पे एक फोर्स अप्लाई किया और ये वाइब्रेट करने लगी, इस फोर्स को या इस वाइब्रेशन को कहा जाता है हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब यहां पे जो बॉडी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगी वो बराबर होगी जितना एक्सटर्नल फोर्स आपने उस बॉडी पे लगाया होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम गिटार बजाते हैं तो हम गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं। जब हम गिटार की स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं, दे अंडरगो फोर्स्ड वाइब्रेशन। आपने देखा होगा बहुत सारी और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम स्पीकर से साउंड को सुनते हैं, तो स्पीकर जो होता है वो वाइब्रेट करता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर से वाइब्रेट करता है, जिस वजह से साउंड निकलती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशंस क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन? द पीरियोडिक वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी of decreasing amplitude in presence of resistive forces are called damped vibrations. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? The periodic vibrations of a body of decreasing amplitude, इसका मतलब कि ऐसी वाइब्रेशंस जो डिक्रीज हो जब वो आगे बढ़ रही हो, उन्हें कहा जाता है आपकी डैम्प्ड वाइब्रेशंस। इसका मतलब जैसे हम चिल्लाते हैं, जब हम चिल्लाते हैं हमारी आवाज़ का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी पिच बहुत हाई होती है। बट जैसे जैसे हमारी साउंड ट्रैवल करती है एटमॉस्फेयर में, उसकी जो पिच होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है हमारा डैम्प्ड वाइब्रेशंस।
आप एक ग्राफ में देख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है जिसे आप समझ सकते हैं, और यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है व्हेन द डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द वेव। आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। इस डायग्राम से आप एक और चीज को रिलेट कर सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट या द एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। जैसे जैसे हमारा टाइम आगे बढ़ता है, हमारा एम्पलीट्यूड जो कवर करती है वेव वो धीरे धीरे कम होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट करेंगे हम रेजोनेंस। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वायरी आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजोनेंस क्या होता है? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशंस when the frequency of externally applied periodic force on a body is equals to its natural frequency। इसका मतलब क्या है? ये एक स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशंस का कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नली अप्लाइड पीरियोडिक फोर्स, अगर हम किसी बॉडी पे एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें एंड वो पीरियोडिक फोर्स बराबर है उस बॉडी की नेचुरल वाइब्रेशंस के, जैसे मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क में उतना ही अमाउंट का पीरियोडिक फोर्स अप्लाई किया होगा जिससे इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन हो सके, तो इस केस में जो वो वाइब्रेशन करेगा या वो रेजोनेट करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो अपनी एक नेचुरल, हमारे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो एक नेचुरल वाइब्रेशन स्टेट को अक्वायर किया है, एंड इस अक्वायर्ड स्टेट को बोला जाता है रेजोनेंस। तो आप यहां पे से पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज रेजोनेंस। अब होता क्या है, धीरे धीरे जब हम एक सब्सटेंस को रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड के साथ बढ़ना शुरू करता है। नाउ द फर्स्ट वन, सिंपैथेटिक वाइब्रेशंस ऑफ पेंडुलम। तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि वाइब्रेशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम किस तरीके से वाइब्रेट करता है? जब हम पेंडुलम को एक सर्टेन डिस्टेंस से रिलीज करते हैं तो वो उसी डिस्टेंस के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू करने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं एक रेजोनेटिंग पाथ या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सेकेंड आता है आपका रेजोनेंस इन रेडियो एंड टीवी रिसीवर। इसका मतलब है कि किस तरीके से रेजोनेंस होता है एक रेडियो के अंदर और एक टीवी रिसीवर के अंदर, ताकि आपको कांस्टेंट सिग्नल्स मिल सके। अनदर वन इज रेजोनेंस इन ब्रिज। आई होप आप समझ सकते हैं, जब हम ब्रिज में चलते हैं तो ब्रिज हल्का सा रेजोनेट करता है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अक्वायर कर इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। एंड द लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ट्यूनिंग फॉर्क, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। आज हम इतना ही कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक साउंड वेव के, एंड इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आएगा, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।